बिहार चुनाव की गर्मी हर दिन बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। छठ की तैयारी भी जोरों पर है। छठ पर दिल्ली में यमुना कितनी साफ होगी, इस पर सबकी नजर है। उधर अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी खबरों के बीच बिना बहस, बिना शोर, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ खबरें अनकही, सहज और सरल। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले जान लेते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या थी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। गहलोत ने पूछा, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल से बिहार चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेंगे। ये तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का पहला बिहार दौरा होगा। बड़ी बात यह है कि वो प्रचार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करेंगे। पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में भी रैली करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन शांति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हालांकि नए प्रतिबंध समाधान का रास्ता निकालेंगे। अहम बात यह है कि भारत इन दोनों कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बैन का असर भारत पर भी पड़ सकता है। खबरें अनकही में आज बात होगी दिल्ली के प्रदूषण की और होंगे कुछ सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से। दिल्ली का आसमान धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। दिवाली की रोशनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जहरीली परछाई अब भी दिल्ली वासियों के सांसों में घुटन भर रही है। दिवाली के 3 दिन बाद आज 23 अक्टूबर को दिल्ली का हाल यह है कि आनंद विहार में AQI 400 के पार है, जबकि लोधी रोड में 200 और ITO में 300 के आसपास दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है, दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और इस बार के हालात पिछले 4 सालों से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन दिल्ली का औसत AQI 345 था। 21 अक्टूबर को यह बढ़कर 350 के पार हो गया। 22 अक्टूबर को 353 से 363 के बीच रहा और आज 23 अक्टूबर को 330 के आसपास है। ये मैं दिल्ली के औसत AQI की बात आपसे कर रही हूँ। अगर अलग अलग निगरानी केंद्रों की बात की जाए तो आनंद विहार इलाके में आज भी AQI 400 के पार है। इसके अलावा ITO, पंजाबी बाग, RK पुरम, वजीरपुर, विवेक विहार और पटपड़गंज में 350 से ज्यादा है। यानी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अगर इस प्रदूषण में मौजूद बारीक जहरीले कणों की बात की जाए तो PM 2.5 का स्तर 193 और PM 10 का स्तर 486 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अभी समझ लीजिए कि दिल्ली में सांस लेना करीब 10 सिगरेट पीने के बराबर है। और इस जहरीली हवा का नतीजा क्या है? दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि वो लोग भी सांस की तकलीफ से पीड़ित हैं जिन्हें पहले कभी फेफड़ों की कोई बीमारी थी ही नहीं। खबरों के मुताबिक मैक्स हॉस्पिटल साकेत में 10 में से 3 मरीज सीधे तौर पर प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के शिकार हैं। CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में 15 बुजुर्ग मरीज निमोनिया और सांस की गंभीर समस्याओं के साथ आए, जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि दिल्ली सरकार मरीजों का कोई आंकड़ा जारी नहीं कर रही है। इस वक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय है जब लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा और इसलिए उससे बचने के लिए लोगों को खुद ही ध्यान रखना होगा। और अब इस ग्रैप 2 के लागू होने के बाद कई जो ग्रैप 3 है उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सड़कों पर या फिर जो धूल वाली जगह होती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, वहां पर पाबंदियां लग सकती हैं। लेकिन उससे पहले आज की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है। दिल्ली में सांस लेना कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल यहाँ पर पैदा जरूर करेगा। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार साफ हवा के वादे के साथ सत्ता में आई थी। कहा गया था कि 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण से लड़ा जाएगा। लेकिन 9 महीने बाद आज की तस्वीर देखिए। दिल्ली की हवा पिछले 4-5 सालों से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। सांसों पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आज 5 सवाल पूछ रही हूँ।
जो आज के हालात देखते हुए पूछे जाना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, उस आर्टिफिशियल बारिश का क्या हुआ जिसका वादा कई महीनों पहले किया गया था? जून 2025 में बड़े धूमधाम से ऐलान किया गया था कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। पहले कहा गया कि 4 से 11 जुलाई के बीच ही होगी, फिर कहा गया कि मॉनसून की वजह से इसे टाल दिया गया है, फिर दिवाली से पहले या उसके अगले दिन कृत्रिम बारिश की बात की गई। अब फिर से 24 से 26 अक्टूबर के बीच इसकी उम्मीद जताई जा रही है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला था या सच में कोई तैयारी है? दूसरा सवाल, ग्रीन पटाखों पर छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या फर्क पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। लेकिन धरातल पर हुआ क्या? लोगों ने आधी रात तक पारंपरिक और जहरीले पटाखे फोड़े। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए सिर्फ 168 अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन बाजार में हर तरह के पटाखे खुलेआम बिके। नतीजा ये हुआ कि इस साल दिवाली पर प्रदूषण का स्तर पिछले 4-5 सालों से ज्यादा हो गया। इसलिए ग्रीन पटाखों की छूट देने का क्या फायदा जब उनकी जगह पर पारंपरिक पटाखे फोड़े जा रहे हों? तीसरा सवाल, प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए वो लागू कहां हुए? दिल्ली में दिवाली से पहले ग्रैब 2 लागू कर दिया गया था, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, धूल नियंत्रण और औद्योगिक उत्सर्जन की सख्त निगरानी रखनी थी। पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम बनाने की बात कही, क्यूआर कोड चेक करने की गारंटी दी, लेकिन असल में हुआ क्या? आनंद विहार में एंटी स्मॉग गन एक बिल्डिंग पर लगी तो दिखी, लेकिन वो चल नहीं रही थी। अगर नियम सिर्फ कागजों पर ही रह जाएं और उन्हें लागू ही नहीं किया जाए तो ये सब दिखावा क्यों? चौथा सवाल, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की योजना का क्या हुआ? फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दिया था कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर पराली जलाने को रोकने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए। मई 2025 में एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें पराली प्रोटेक्शन फोर्स, हर 50 किसानों के लिए एक नोडल ऑफिस और सीआरएम मशीनों की व्यवस्था की बात कही गई। लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ? अगस्त 2025 तक नई मशीनें खरीदनी थी, क्या वो खरीदी गई? पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कितना हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पांचवा और सबसे अहम सवाल, दिवाली के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीज दोगुने हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। क्यों नहीं बताया जा रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितने ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इनमें से कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग और कितने दिल के मरीज हैं? अगर सरकार वाकई में जनता की सेहत को लेकर गंभीर है तो ये डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? इन सभी सवालों के जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री को देने होंगे, लेकिन रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं? सुनिए। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। सीएम साहिबा जवाब देने के बजाय आंकड़ों की तुलना कर रही हैं। क्या दिल्ली के लोगों को ये जानने का हक है कि सरकार के सारे वादे सिर्फ हवा हवाई थे? क्या कृत्रिम बारिश सिर्फ एक जुमला है? क्या ग्रैब के नियम सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं? क्या पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक नाटक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली वासियों की सेहत से खिलवाड़ करना अब आम बात हो गई है? दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है, लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से ये सवाल पूछे जाने जरूरी है। दिल्ली वासियों को साफ हवा का वादा किया गया था, लेकिन मिली है जहरीली धुंध। क्लाउड सीडिंग का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ तारीखें बदल रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। अब सवाल यह है कि सरकार इन सवालों का जवाब कब देगी भी या नहीं?
अभी तो सर्दियां आई नहीं है, सोचिए अभी जब ये हाल है तो आने वाले 2-3 महीनों में क्या होगा। लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। मुंह पर मास्क हम लगाएं, घर में प्योरीफायर लगाएं, बहुत पैसा है अगर हमारे पास तो सब काम धाम छोड़कर शहर से भाग जाएं। जनता बेहाल है, मास्क और प्योरीफायर बनाने वाली कंपनियों की चांदी है और सरकार को फिक्र नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण की बात हम सिर्फ आज या कल नहीं कर रहे हैं, हम ये करते रहेंगे और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिहार की राजनीति को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। यहाँ के चुनावी खेल को समझना है तो सिर्फ नंबर और नाम नहीं, बल्कि जमीन की धड़कन समझनी पड़ेगी। यहाँ कोई भी पार्टी सीधे तौर पर बहुमत नहीं ला पाती। जीत बनती है गठबंधनों में और गठबंधन बनते हैं जाति के हिसाब किताब से। यहाँ सिर्फ नारे और वादे नहीं चलते, यहाँ जातियों का गणित, वंशवाद का खेल और वोट बैंक की राजनीति मिलकर सत्ता का फैसला करती हैं। आइए समझते हैं कि 2025 के चुनाव में कौन सी ताकतें बिहार की सियासी बिसात बिछा रही हैं। बिहार में 5 जातियां ऐसी हैं जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यादव, राजपूत, कोयरी या कुशवाहा, मुस्लिम और भूमिहार। इन 5 जातियों के पास न सिर्फ संख्या बल है बल्कि जमीन का बड़ा हिस्सा भी है। दिलचस्प बात यह है कि राजपूत और भूमिहार उच्च जाति से आते हैं, जबकि यादव और कोयरी ओबीसी कैटेगरी में है। बिहार की कुल आबादी में मुसलमान 18% और यादव 14% हैं। मतलब साफ है, ये दोनों जातियां मिलकर राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा बनाती हैं। जब इतनी बड़ी आबादी एकजुट होकर वोट करे तो किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकती है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों 2010, 2015 और 2020 के आंकड़े देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कुल 243 सीटों में से 105 सीटें ऐसी हैं जहां इन्हीं 5 जातियों के उम्मीदवार लगातार 3 बार जीते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरी विधानसभा का 43% है। यादव समुदाय ने लगातार 27 सीटों पर कब्जा बनाए रखा। राजपूतों ने 13 सीटें, मुस्लिम और कोयरी समुदाय ने 9 सीटें और भूमिहारों ने 8 सीटें लगातार 3 चुनावों में जीती। ब्राह्मण, पासवान और कुर्मी लगातार 6 सीटें और ईबीसी 5 सीटें जीतते रहे हैं। यह दिखाता है कि कुछ सीटों पर किन जातियों की पकड़ कितनी है। अब 113 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनावों में एक ही जाति के उम्मीदवार 2 बार जीते। यादवों ने 18 सीटें, राजपूतों ने 15, भूमिहारों ने 13, मुस्लिमों ने 9 और कोयरी समुदाय ने 7 सीटें 2 बार जीती। कुर्मी 8 सीटें, ईबीसी 16 और गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी 9 सीटें 2 बार जीते। तो कुल मिलाकर देखें तो यादव समुदाय 45 सीटों पर, राजपूत 28 पर, भूमिहार 21 पर, मुसलमान 18 पर और कोयरी 16 सीटों पर 2 या 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण कितना गहरा है। पूर्णिया जिले की बात करें तो यहां की 8 सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहे हैं। ये इस इलाके की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी की बड़ी तादाद है और यहां की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। एक समय था जब बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों की भूमिका गेम चेंजर मानी जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार के युग में इनकी प्रासंगिकता में कमी आई है। 2023 की जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की आबादी 2 करोड़ 30 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 18%। लेकिन विधानसभा में उनकी मौजूदगी 8% से भी कम है। 2020 के चुनाव में 243 में से सिर्फ 19 मुसलमान प्रत्याशी ही जीत पाए थे। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे लेकिन एक भी नहीं जीता। इससे साफ होता है कि सिर्फ टिकट देना काफी नहीं, उम्मीदवार और सीट दोनों जीतने लायक होना भी जरूरी है। 2025 के चुनाव में मुस्लिमों के लिए हालात और भी निराशाजनक दिख रहे हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में काफी कंजूसी दिखाई है। इस बार किस पार्टी ने कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, वो भी जान लेते हैं। दूसरी बार बिहार में चुनाव लड़ रही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि ओवैसी सिर्फ 25 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार बिहार की राजनीति में किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर ने 21 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, लेकिन कुल 240 उम्मीदवारों के मुकाबले ये बहुत कम संख्या है। हमेशा से मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर राजनीति करते आ रहे लालू यादव की पार्टी RJD ने सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और ये संख्या भी 2020 के बराबर ही है। कांग्रेस ने 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इस बार JDU ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार और कम कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हर बार की तरह बीजेपी ने इस बार भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी LJP-R ने सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। CPI माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें सिर्फ 2 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव नहीं लगाया है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 18% आबादी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये सवाल भी उठता है कि क्या पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देना चाहती। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मुद्दा है परिवारवाद, लेकिन जिस तरह ये फल फूल रहा है वो चौंकाने वाला है। पिछली विधानसभा में 243 में से 70 विधायक यानी 28.81% राजनीतिक परिवार से थे, मतलब हर 4 में से 1 विधायक। RJD इस मामले में सबसे आगे है। पार्टी के 71 विधायकों में से 30 यानी 42.25% राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लालू परिवार की पार्टी होने के कारण यह आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पार्टी में परिवारवाद कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। JDU में 44 विधायकों में से 16 यानी 36.36%, बीजेपी में 80 में से 17 यानी 21.25% राजनीतिक परिवार से हैं। कांग्रेस की 17 सीटों में से 4 पर राजनीतिक परिवार से विधायक हैं। इस बार के चुनाव में वंशवाद और भी खुलकर सामने आया है। जीतन राम मांझी ने अपनी बहू, समधन और दामाद को चुनावी मैदान में उतारा है। एक परिवार से 3 रिश्तेदारों को टिकट देना दिखाता है कि पार्टियों में कार्यकर्ता नहीं, परिवार मायने रखता है। पूर्व सांसद अरुण कुमार का बेटा ऋतुराज जहानाबाद जिले की घोसी सीट से JDU के उम्मीदवार हैं। उनके भाई अनिल कुमार टिकारी सीट और भतीजे रोमित अतरी विधानसभा सीट से HAM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही परिवार के 3 सदस्य अलग अलग सीटों से अलग अलग पार्टियों के टिकट पर उतरे हैं। ये राजनीति है या पारिवारिक व्यवसाय? उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौड़ा बौराम से मैदान में उतारा। सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय भी चुनाव लड़ रही हैं। दोनों को RJD ने टिकट दिया है। ये सिर्फ कुछ नाम भर बता रही हूं मैं आपको, असली लिस्ट बहुत लंबी है। हर पार्टी में नेताओं के बच्चे, भाई बहन, भतीजे भतीजियां, दामाद, बहुएं चुनावी मलाई खा रहे हैं। कार्यकर्ता हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, जबकि परिवार मंच पर चमक रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा परिवारवादी उम्मीदवार RJD ने उतारे हैं। लालू की पार्टी ने ऐसे 18 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी ने 2-2 परिवारवादी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। NDA की तरफ से सबसे ज्यादा वंशवादी प्रत्याशी बीजेपी से हैं, जिसने राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार की JDU ने 11, जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 5 सीटों पर परिवार के लोग ही उतार दिए हैं। चिराग पासवान की LJP-R और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP ने 3-3 परिवारवादी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। वैसे देखिए, यह भी विरोधाभास है कि वो बिहार जो कई प्रगतिशील आंदोलनों का केंद्र रहा है, वही बिहार राजनीति में वंशवाद के मामले में भी अव्वल है। 28.81% विधायकों का परिवारवादी होना दिखाता है कि लोकतंत्र में एक बड़ा वर्ग राजनीतिक भागीदारी से बाहर है।
जब विधानसभा का 1/3 हिस्सा राजनीतिक परिवारों से हो तो सवाल उठता है कि क्या यह सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व है या परिवारों का साम्राज्य। प्रतिभावान कार्यकर्ता और युवा नेता पीछे छूट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। 2025 के बिहार चुनाव में 2 बातें साफ हैं। पहली, 5 प्रमुख जातियां यादव, राजपूत, कोयरी, मुस्लिम और भूमिहार इस बार भी चुनाव के नतीजे तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। जो पार्टी इन जातियों का समीकरण सही बिठा लेगी वही सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगी। दूसरी, वंशवाद। बिहार की राजनीति में ये और गहरा होता जा रहा है। पार्टियां भले ही जनता की बात करें लेकिन टिकट बांटते समय अपने परिवार और रिश्तेदारों को प्राथमिकता देती हैं। ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, लेकिन आज के बिहार की राजनीतिक वास्तविकता यही है। मतदाता के सामने चुनौती यह है कि क्या वो जाति और परिवार से ऊपर उठकर योग्यता और विकास के मुद्दों पर वोट देंगे या फिर पुराने समीकरण ही काम करते रहेंगे। हालात बदलने की कुछ जिम्मेदारी तो वोटर को भी निभानी होगी। वंशवाद वाली राजनीति खत्म करनी है तो ऐसे उम्मीदवारों को नकारना होगा जो सच्चे लेकिन आम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेरकर सिर्फ परिवारवाद के दम पर टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बाकी फैसला तो बिहार की जनता को करना है। 21 अक्टूबर 2025 का दिन जापान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जापान की संसद ने 64 वर्षीय साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन लिया है। जापान की संसद के निचले सदन में उन्हें 237 वोट मिले, जो 465 सीटों वाले सदन में बहुमत से कहीं ज्यादा थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की इस नेता ने शिगेरू इशिबा की जगह ली, जिन्हें 2 बार चुनावी हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम बनने से पहले साने ताकाइची एक टीवी एंकर थी। जापान में पहली बार किसी महिला ने सत्ता संभाली है, जबकि अगर दुनिया की बात करें तो 65 साल पहले ऐसा हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में 59 साल पहले ही महिला प्रधानमंत्री और 18 साल पहले महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। सबसे पहले बात साने ताकाइची की, जिनका जन्म 7 मार्च 1961 को जापान के यामातो कोरियामा शहर में हुआ था। उनके पिता टोयोटा से जुड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे और मां एक पुलिस अधिकारी थी। साने ताकाइची साधारण परिवार से आती हैं और किसी राजनीतिक परिवार की सदस्य नहीं है, जो जापान में कम ही देखने को मिलता है। उनके माता पिता चाहते थे कि वो किसी सस्ते से कॉलेज में 2 साल की पढ़ाई करें, लेकिन साने ने अपनी मेहनत से प्रतिष्ठित कोबे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई की और अपनी फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब भी की। घर से यूनिवर्सिटी तक रोज 6 घंटे का सफर वो बस और ट्रेन से तय करती थी। 1987 में उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ आया जब वो अमेरिका चली गईं। वहां उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद पैट श्रेडर के साथ कांग्रेशनल फेलो के रूप में काम किया। हालांकि साने खुद रूढ़िवादी विचारधारा की थी, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ दी। जापान वापस आने के बाद साने ताकाइची ने टीवी असाही में एंकर के रूप में काम किया। जापान में टीवी एंकर से राजनेता बनना एक आम रास्ता है, क्योंकि टीवी पर मिली लोकप्रियता चुनाव में काम आती है। 1993 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी गईं। 3 साल बाद 1996 में वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गईं। साने ताकाइची को उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा सपोर्ट मिला पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से, जिनकी 2022 में हत्या कर दी गई थी। आबे के कार्यकाल में साने ने 2014 से 17 और फिर 2019 से 20 तक मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस का पद संभाला। ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे लंबा कार्यकाल था। साने ताकाइची को जापान की आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। वो अति रूढ़िवादी विचारधारा की हैं और राष्ट्रवादी नीतियों का समर्थन करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा की कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को त्याग देंगी और जी तोड़ मेहनत करेंगी। अब सवाल यह है कि दुनिया में पहली बार कब और कहां कोई महिला देश की प्रमुख बनी, तो इसका जवाब है 21 जुलाई 1960। इस दिन श्रीलंका में सिरिमावो बंडारनायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये वो दौर था जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी कई देशों में नहीं था। उसके बावजूद एक छोटे से देश में
इतने बड़े पद पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सिरिमावो भंडारनायके राजनीति में तब आई जब 1959 में उनके पति सोलोमन भंडारनायके की हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने पति की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी का नेतृत्व संभाला और 1960 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी नीतियों का समर्थन किया और 3 बार प्रधानमंत्री रहीं। 10 अक्टूबर 2000 को उनका निधन हो गया। इसके बाद दुनिया भर में धीरे धीरे महिलाएं सत्ता में आने लगी। 1966 में 49 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और वो कुल मिलाकर 15 साल से ज्यादा इस पद पर रहीं। 1969 में इजराइल में गोल्डा मेयर, 1979 में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, 1988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, 2017 में न्यूजीलैंड में जैसिंडा आर्डर्न प्रधानमंत्री बनी। 1990 के दशक में आयरलैंड में मैरी रॉबिन्सन राष्ट्रपति बनी। आज 2025 में दुनिया भर में कई देशों में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। मेक्सिको में क्लॉडिया शेनबॉम राष्ट्रपति हैं। आइसलैंड में क्रिस्टरून फ्रोस्टरडोटर प्रधानमंत्री हैं। नामीबिया में नेतुम्बो नांदेन-ताइदवा राष्ट्रपति हैं। लिथुआनिया में इंगा रुगिनियन प्रधानमंत्री हैं और अब जापान में साने तकाइची प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प तुलना पर। भारत को अक्सर पिछड़ा देश कहा जाता है, लेकिन जब महिला नेतृत्व की बात आती है तो भारत कई विकसित देशों से आगे है। 1966 यानी 59 साल पहले इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वो अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पद संभालने वाली और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। कुल मिलाकर 15 साल और 350 दिन का कार्यकाल उन्हें अपने पिता के बाद दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनाता है। इसके अलावा 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 25 जुलाई 2007 को उन्होंने शपथ ली और 2012 तक इस पद पर रहीं। वो 65% से ज्यादा इलेक्टोरल वोट से जीती और अपने कार्यकाल में 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। मौजूदा वक्त में भी भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, जो खुद को दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश बताता है, वहां आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था के जून 2024 के डेटा के अनुसार 1993 देशों में से 113 देशों में कभी कोई महिला राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं बनी है। इसका मतलब है कि केवल 80 देशों में ही महिला नेतृत्व देखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में अमेरिका 143 देशों में से 73वें स्थान पर है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के विमेन्स पावर इंडेक्स में तो अमेरिका 69वें नंबर पर है। 2016 में हिलरी क्लिंटन और 2024 में कमला हैरिस दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव हार गईं। अब बात करते हैं उन देशों की जहां आज तक कोई महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनी। इस लिस्ट में भी कई बड़े और विकसित देश शामिल हैं। अमेरिका के अलावा रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मिस्र, ब्राजील और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ देशों में महिला राष्ट्रपति बनी लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, या प्रधानमंत्री बनी लेकिन राष्ट्रपति नहीं। उदाहरण के लिए ग्रीस में 2020 में कैटरीना साकेलारोपोulou राष्ट्रपति बनी, लेकिन कभी कोई महिला प्रधानमंत्री वहां नहीं बनी। यह दिखाता है कि महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता अलग अलग देशों में अलग अलग है। साने तकाइची की जापान में जीत एक ऐतिहासिक पल है, लेकिन ये सफर अभी लंबा है। जापान जेंडर इक्वालिटी के मामले में विकसित देशों में काफी पीछे है। साने खुद रूढ़िवादी विचारधारा की हैं और उन्होंने समलैंगिक विवाह और महिलाओं के अलग सरनेम रखने का विरोध किया है। कई लोगों का आरोप है कि वो महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज नहीं उठाती। हालांकि साने तकाइची के सामने कई चुनौतियां हैं: बढ़ती महंगाई, कर्ज का बोझ, चीन के साथ तनाव और दक्षिण कोरिया के साथ संबंध। वो जापान की 5 साल में चौथी प्रधानमंत्री हैं, जो देश की राजनीतिक अस्थिरता को भी दिखाता है। लेकिन उनकी कहानी एक साधारण परिवार से टीवी एंकर बनना और फिर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा जरूर है। तो एक बात तो साफ है, महिला नेतृत्व को लेकर दुनिया धीरे धीरे बदल रही है।
1960 में जब सिरिमावो बंडारनाइके पहली महिला पीएम बनी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। आज 2025 में 80 देशों में महिला नेतृत्व देखा जा चुका है। भारत ने 59 साल पहले कर दिखाया और आज भी दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी अब सोचना चाहिए कि क्यों वो आज तक एक महिला राष्ट्रपति नहीं चुन सका। दुनिया आगे बढ़ रही है और असली विकास तब होगा जब हर देश में महिलाओं को बराबर का मौका मिलेगा, चाहे वो राजनीति हो, व्यवसाय हो या समाज का कोई भी क्षेत्र। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक खबर जरा हटकर। जापान में बच्चों को रुलाने के लिए बेहद अनोखा खेल होता है। ये दरअसल एक तरह की प्रतियोगिता है जिसमें बच्चों को रुलाने वाला शख्स विजेता बनता है। इस खेल को क्राइंग सूमो कहा जाता है। सालों से चली आ रही एक जापानी परंपरा है। इसके मुताबिक बच्चे का जोर से रोना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जोर से आवाज के कारण बुरी आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। इस खेल का आयोजन हर साल अप्रैल और मई में जापान के कई शहरों में किया जाता है। टोक्यो का सेंजोजी मंदिर इसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को डराने के लिए अलग अलग तरह के डरावने मुखौटे पहनते हैं। इस पूरी परंपरा का मकसद बच्चों के रोने से अशुभ शक्तियों को दूर करना है। दुनिया भर में कई अजीब परंपराएं हैं, लेकिन जापान का एक खेल सबसे रोचक और चर्चा में रहने वाला है।